Hello everyone, I am Srishti from RGCSK. I am here with my new live session and the topic is heat stroke. तो जैसा आजकल का मौसम है, हमें हीट स्ट्रोक के बारे में जानना और उसके साइंस एंड सिम्टम्स और उसके फर्स्ट एड मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन। तो हीट स्ट्रोक के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। हीट स्ट्रोक इज अ ट्रू मेडिकल इमरजेंसी एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द बॉडी ओवरहीट्स, often due to prolonged exposure to high temperature and an inability to cool itself down। मतलब हीट स्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी ओवरहीट हो जाती है। और वो ओवरहीट कब होती है? जब हम काफी लंबे समय तक हाई टेम्परेचर में रहते हैं और हमारी बॉडी खुद से ठंडी नहीं हो पाती, मतलब कूल नहीं हो पाती है। सीवियर हाइपोथर्मिया इज डिफाइंड एज पोर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस विद सीएनएस डिसफंक्शन, और इसे हम लोग सीवियर हाइपोथर्मिया भी बोलते हैं। और सीवियर हाइपोथर्मिया जनरली कैसे डिफाइन करते हैं? जब कोर टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए विद सीएनएस डिसफंक्शन, सीएनएस के डिसफंक्शन के साथ। अब टाइप्स देख लेते हैं। जो हीट स्ट्रोक होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक क्लासिक और एक एक्सर्शनल। जो क्लासिक होता है उसे हम लोग नॉन एक्सर्शनल बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हीट एक्सपोजर इन द एनवायरमेंट से ही हमें हीट एक्सपोजर होता है। जैसे रूम में बहुत ज्यादा, घर में बहुत ज्यादा गर्मी हो, या आप बंद कार में हो, या किसी ऐसी गर्म जगह पे हो। जनरली ये छोटे बच्चों में देखने के लिए मिलता है। दूसरा आता है आपका एक्सर्शनल। एक्सर्शनल में क्या होता है? व्हेन द बॉडी जनरेट एक्सेसिव हीट थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। नॉन एक्सर्शनल में प्लेस में हीट ज्यादा हो रही थी, जहां कहीं पे हम जिस जगह पे थे वहां पे हीट ज्यादा हो रही है। बट एक्सर्शनल में हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है। जैसे एग्जांपल्स देख लीजिए, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हो, या एथलीट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, या मिलिटेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो उनमें एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक देखने के लिए मिलता है। जनरली ये किसमें? एज 15 टू 45 ईयर्स वाले पर्सन्स में देखने के लिए मिलता है। अब हम देख लेते हैं हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में डिफरेंस क्या है। हीट एग्जॉशन में क्या होता है? जो पेशेंट होता है उसमें फेंट और डिजीनेस उसे देखने के लिए मिलती है, एक्सेसिव स्वेटिंग देखने के लिए मिलेगी, उसकी जो स्किन होगी वो कूल, पेल येलो और कामी स्किन हो जाएगी, नोशिया और वॉमिटिंग देखने के लिए मिलेगा, रैपिड और वीक पल्स देखने के लिए मिलती है, और मसल क्रैम्प्स देखने के लिए मिलते हैं। हीट स्ट्रोक में जनरली ऐसा नहीं होता है। पेशेंट को थ्रॉबिंग हेडेक होगा, नो स्वेट, यहाँ पे कोई भी स्वेटिंग नहीं हो रही है, उसका बॉडी टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो रहा है, बॉडी रेड हो रही है, ड्राई हो रही है और बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। नोजिया वॉमिटिंग इसमें भी देखने के लिए मिलेगा। रैपिड और स्ट्रॉन्ग पल्स देखने के लिए मिलती है। मे लूज कॉन्शियसनेस, हमें जो पेशेंट हीट स्ट्रोक वाला होगा मे बी वो अनकॉन्शियस हो जाए। अब इसमें एपिडेमियोलॉजी क्या बोलती है, मतलब स्टडीज क्या कहती हैं? जनरली कॉमन इन हॉट क्लाइमेट्स एंड ड्यूरिंग हीट वेव्स। जो हीट स्ट्रोक्स कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? जो बहुत ज्यादा क्लाइमेट या तो वहां के बहुत ज्यादा हॉट हो या वहां पे हीट वेव्स हो रही हो। दूसरा है वल्नरेबल। वल्नरेबल मींस एट रिस्क पे कौन कौन होगा? एल्डरली, जो ओल्ड एज पीपल होंगे उनको देखने के लिए मिलेगा। इन्फेंट्स में ज्यादा केसेस देखने के लिए मिलते हैं। लेबर्स, जो वर्क बहुत ज्यादा मजदूर जैसे लोग जो होते हैं जो धूप में काम कर रहे हैं उनमें देखने के लिए मिलेगा। एथलीट्स में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी रेट कैन एक्सीड 60% इफ अनट्रीटेड। अगर ये सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये इसके मोर्टेलिटी रेट 60% के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जिसमें कॉजेज और रिस्क फैक्टर आता है। जैसे कॉजेज में देख लीजिए, एनवायरमेंट, जहाँ पे एनवायरमेंट इश्यूज हो, जैसे बहुत ज्यादा हीट हो, ह्यूमिडिटी हो या पुअर वेंटिलेशन हो, जहाँ के आसपास का एनवायरमेंट और सराउंडिंग बहुत ज्यादा गर्म हो या प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो। बिहेवियर मींस जहां अगर कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा कपड़े, एक्सेसिव क्लोथिंग वाले लोग, या जो अल्कोहल या स्मोक कर रहे हैं या एक्सर्शन कर रहे हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। मेडिकल में जो ओबेस पीपल होते हैं, या हार्ट डिजीज या कार्डियक पेशेंट वाले लोग या डायबिटीज वाले लोग, उन लोगों में भी हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत इजिली, या उन लोगों को रिस्क होता है हीट स्ट्रोक का। ड्रग्स, जो डायूरेटिक्स या एंटीकोलार्जेनिक्स या बीटा ब्लॉकर्स जैसी मेडिसिन ले रहे हैं या उनका सेवन कर रहे हैं, तो उन लोगों में भी हीट स्ट्रोक के रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं और ये भी
कारण भी बन सकता है। अब वार्निंग साइंस देख लेते हैं, हीट स्ट्रोक के वार्निंग साइंस। अगर किसी को हीट स्ट्रोक आने वाला है या हीट स्ट्रोक होने वाला है तो उसके वार्निंग साइंस क्या क्या होंगे? जैसे उसे ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट हो जाएगा, उसे मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, रैपिड ब्रीदिंग देखने के लिए मिलेगी, उसे हेडेक होगा, फ्लश्ड स्किन देखने के लिए मिलेगी, स्किन जो है वो चेंज भी हो रही होगी, रेसिंग हार्ट रेट होगा, हाई बॉडी टेम्परेचर, उसका बॉडी टेम्परेचर सडन हाई हो रहा होगा और नॉजिया वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा होगा उसे। नेक्स्ट आता है उसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स, मतलब उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला उसका कोर टेम्परेचर, मतलब रेक्टल टेम्परेचर जो होगा उसका 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा और जो उसकी मेंटल स्टेटस होगी वो अल्टर्ड हो रही होगी, वो कंफ्यूज हो रहा होगा। स्किन जो होगी वो हॉट होगी, गर्म होगी, साथ के साथ ड्राई होगी, जनरली क्लासिक हीट स्ट्रोक में। और जो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक होगा, मतलब जो एक्सरसाइज या बॉडी से प्रोड्यूस होने वाला हीट स्ट्रोक होगा, उसमें स्किन मॉइस्ट होगी। नेक्स्ट है सिम्टम्स, जैसे टेकिकार्डिया देखने के लिए मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा, नॉजिया, वॉमिटिंग, सीजर्स और कोमा जैसे पेशेंट्स देखने के सिम्टम्स जैसे देखने के लिए मिलेंगे पेशेंट में। अब आते हैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स। ऐसे आप बाय इमेज देख लीजिए, रैपिड हार्ट रेट हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं उसके मसल्स में, डिजीनेस, हेडेक्स हो रहे हैं, उसके नोज स्वेटिंग भी नहीं हो रही है, वो पेशेंट अनकॉन्शियस सा होता जा रहा है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड मैनेजमेंट। फर्स्ट एड मैनेजमेंट हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इमीडिएट रिकॉग्निशन से। इमीडिएट रिकॉग्निशन का में क्या है, हम सबसे पहले उसके सिम्टम्स नोटिस करेंगे कि पेशेंट की स्किन हॉट होनी चाहिए, मतलब हॉट है तो इट मींस वो फर्स्ट एड हीट स्ट्रोक का पेशेंट हो सकता है। उसका ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो रहा है, मे बी वो कंफ्यूज है या अनकॉन्शियस होता जा रहा है, बॉडी हाई टेम्परेचर में जा रही है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा जा रही है, पल्स रेट उसकी रैपिड हो रही है, कंफ्यूज हो रहा है, सीजर्स आने लगे हैं या अनकॉन्शियस हो गया, फुली अनकॉन्शियस हो चुका है पेशेंट। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर हमने इमीडिएट ये सारे सिम्टम्स रिकॉग्नाइज कर लिए तो हम इमरजेंसी हेल्प को कॉल करेंगे, मतलब डायल इमरजेंसी सर्विसेज इमीडिएटली, डू नॉट डिले डेफिनेटिव केयर। हम तुरंत इमरजेंसी कॉल करेंगे, एम्बुलेंस को बुलाएंगे और आसपास अगर कोई डॉक्टर्स वगैरह होंगे तो उनसे कंसल्ट करेंगे। नेक्स्ट, अब हमने इमरजेंसी को कॉल कर दिया, उसके बाद मूव द पेशेंट टू द कूलर प्लेस। हम पेशेंट को किसी ठंडी जगह लेके जाएंगे, जैसे छांव वाली जगह पे या एयर कंडीशन में या किसी वेल वेंटिलेटेड एरिया में। उसके बाद अब जब पेशेंट को हमने किसी ठंडी जगह पे मूव करवा दिया, फिर हम इनिशिएट करेंगे एक्टिव कूलिंग, मतलब अब हमें उसकी बॉडी को तुरंत ठंडा करने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे रिमूव एक्सेसिव क्लोथिंग, अगर उसने बहुत ज्यादा कपड़े पहन रखे हैं तो हम उसके ऑलमोस्ट जो कपड़े होंगे उसे, जो फालतू के कपड़े होंगे उसे रिमूव करेंगे। उसके बाद कूल द बॉडी रैपिडली यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब डिपेंड करता है हम पेशेंट की कैसी कंडीशन में, मतलब हम कौन सी जगह पे लेके आए हैं, तो हम उस जैसी कंडीशन होगी या जैसी हमारी सराउंडिंग होगी उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पेशेंट के साथ उसकी बॉडी कूल करेंगे। जैसे स्पॉन्ज और स्प्रे कोल्ड वाटर ओवर द बॉडी, पानी और स्पॉन्ज वगैरह अगर अवेलेबल है तो हम उसकी पूरी बॉडी पे ठंडे पानी का छिड़काव करेंगे और पूरी बॉडी को पोंछेंगे। नेक्स्ट, अगर आइस पैक अगर अवेलेबल हैं तो अप्लाई आइस पैक्स टू द नेक, आर्मपिट्स एंड ग्रॉइन एरिया। तो हम आइस पैक्स उसको इमीडिएटली ग्रॉइन एरिया पे, आर्मपिट्स पे और नेक के पास रखेंगे। प्लेस अंडर अ फैन टू प्रोमोट इवेपोरेटिव कूलिंग, और उसे हम पंखे के नीचे लिटा देंगे जिससे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसकी बॉडी ठंडी हो जाए। इमर्स इन अ टब ऑफ कूल वाटर इफ अवेलेबल एंड सेफ, अगर हो सकता है, अगर संभव हो तो हम लोग उसे ठंडे पानी के टब में बॉडी पेशेंट को लिटा देंगे, अगर संभव हो और सेफ हो तो, अगर पेशेंट कॉन्शियस हो तो। नेक्स्ट आता है पोजीशनिंग। पोजीशन हम उनसे कैसे देंगे, ले द पर्सन फ्लैट विद लेग्स स्लाइटली एलिवेटेड टू द मेंटेन सर्कुलेशन। पेशेंट को पोजीशन हम उसे सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे और उसका पैर जो है थोड़ा सा एलिवेट कर देंगे हम, जिससे सर्कुलेशन मेंटेन हो जाए। नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हम उसको हाइड्रेशन देंगे, मतलब उसे ठंडा ठंडा पानी पिलाएंगे या हो सके तो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन पिलाएं, लाइक ORS, वो भी छोटे छोटे सिप्स में। डू नॉट फोर्स फ्लूइड्स और गिव इफ अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या उसे वॉमिटिंग हो रही है तो हम उसे फ्लूइड नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग। अब हम उसका मॉनिटर करेंगे, लाइक उसका ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, पल्स, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीजें उसका मॉनिटर करेंगे, देखेंगे। उसके बाद अगर कोई भी चीज नहीं प्रेजेंट है, अगर पेशेंट फुली अनकॉन्शियस होता जा रहा है और इनमें से कोई भी चीज एब्सेंट है तो हम स्टार्ट कर देंगे CPR। बी रेडी टू परफॉर्म CPR इफ ब्रीदिंग और हार्ट बीट इज एब्सेंट और स्टॉप्स।
नेक्स्ट आता है अवॉइड, हमें उस टाइम पे क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, जैसे अल्कोहल हो गया या कैफीन हो गई, फीवर वाली मेडिसिन लाइक पैरासिटामोल जैसी चीजों को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर रेज होगा तो हम उसे फीवर समझ के पैरासिटामोल जैसी टैबलेट्स ना दें, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में भी देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। फर्स्ट, मूव द पेशेंट टू द शेडी और स्पॉट और इंडोर्स। सेकेंड, इमरजेंसी को कॉल करना है। थर्ड, have the person lie down with the feet elevated, पेशेंट का पैर ऐसे एलिवेट करके लेटाना है। फिर उस अगर कॉन्शियस है तो उसे ठंडा ठंडा पानी पिलाना है, उसकी एक्सेसिव क्लोथिंग रिमूव करनी है, पर्सन के बॉडी पे ठंडा ठंडा पानी का स्प्रे देना है। अप्लाई डैम्प शीट्स, टॉवल, स्पॉन्जेस, आइस पैक्स टू द आर्मपिट, रिस्ट और एंकल्स और ग्रॉइन एरिया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आर्मपिट्स और इन सब जगह पे आइस पैक्स या भीगी टॉवल को रखा गया है, वैसे रखना चाहिए। उसके बाद हम उसको डायरेक्टली फैन के सामने लिटा देंगे। ये हमारा फर्स्ट एड मैनेजमेंट हो जाता है। अगर फर्स्ट एड मैनेजमेंट से पेशेंट नहीं ठीक होता है तो हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे और वहां पे हॉस्पिटल में कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस होंगी, जिसमें सबसे पहला कोर टेम्परेचर मेजर किया जाएगा, उसके बाद उसकी सीबीसी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह चेक की जाएंगे, जिसमें एलएफटी, आरएफटी, सीके, एबीजी, कोगुलेशन पैनल, ये सारी चीजें चेक होंगी। ईसीजी की जाएगी, अरिथमिया होगा तो यूरिन एनालिसिस किया जाएगा मायोग्लोबिनुरिया के लिए, सीटी स्कैन किया जाएगा जिसमें हम लोग सीएनएस की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, सीएनएस के साइंस देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अब ये सारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के बाद हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे जाते हैं, जिसमें हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए कि कोर टेम्परेचर को 38-39 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड्स चलाएंगे जिसमें नॉर्मल सलाइन, और अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में है तो उसे बोलस फॉर्म में बोलस फॉर्म में हम उसे नॉर्मल सलाइन देके फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको देंगे आईवी फ्लूइड। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे भेज देंगे अगर जरूरत है, अगर उसको ब्रीदिंग आर्टिफिशियल ब्रीदिंग की जरूरत है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे भेज सकते हैं, और उसके वाइटल्स और यूरिन आउटपुट को हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है दवाइयां क्या क्या देनी है, जैसे डाइजापाम और मिडाजोलाम सीजर्स के लिए चलेंगी, मानिटोल और हाइपोटोनिक सलाइन को हम लोग सेरिब्रल एडिमा के लिए देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग सीवियर एसिडोसिस के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, पैरासीटामोल और एनासिड्स को हम लोग अवॉइड करेंगे बिकॉज ये इनएफेक्टिव हो सकती है या हेपाटोटॉक्सिक हो सकती है। लेट मी नो इफ यू नीड फर्दर रिफाइनमेंट्स, और अगर साथ के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि किसी और तरीके से हम उसकी मदद कर सके तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में अगर हम ये मेडिसिन प्रॉपरली नहीं करते हैं या हम उसे अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने के लिए मिल सकते हैं, लाइक सीएनएस देखने के लिए सीजर या सेरिब्रल एडीमा या पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। रीनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्यूट किडनी इंजरी देखने के लिए मिल सकती है। हेपाटिक पे लीवर फेलियर हो सकता है। हेमाटोलॉजिकल में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने के लिए मिल सकता है। कार्डियक में अरिथमिया या मायोकार्डियल इंजरीज देखने के लिए मिल सकती हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस तब होंगी अगर हमने पेशेंट को अनट्रीटेड छोड़ दिया या उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं की तो। अब प्रिवेंशंस देख लीजिए। प्रिवेंशंस जैसे यहाँ पे आता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक के प्रिवेंशंस क्या हैं, सबसे पहले तो हमें 10 बजे से या 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक डायरेक्टली हीट के कांटेक्ट में नहीं आना है, सन एक्सपोजर में नहीं आना है। अवॉइड एक्सरसाइज ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। ऐसे टाइम पे एक्सरसाइज अवॉइड करनी है या ऐसी प्लेसेस पे एक्सरसाइज अवॉइड करनी है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो। नेक्स्ट, एक्युमुलेट टू हॉट कंडीशन स्लोली। अगर आप गर्मी में हैं या ठंडी में हैं तो डायरेक्टली धूप के एक्सपोजर में ना जाएं या धूप से डायरेक्टली ठंड में ना आए। धीरे धीरे आप धूप में निकलें या धीरे धीरे आप ठंड में की तरफ आए, नहीं तो डायरेक्टली आप अपना एटमॉस्फेयर चेंज करेंगे तो उससे आपको दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। जितना हो सके उतना लाइट खाना खाएं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, जितना हो सके उतना पानी पिएं, सनस्क्रीन लगा के जाएं बाहर, और जितना हो सके उतने हल्के कपड़े पहने। नेवर लीव एनीवन इन पार्क्ड कार, और किसी को भी पार्क्ड कार या बंद कमरे में या किसी भी तरीके से ऐसे बंद जगह पे जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट वाली जगह है वहां पे अकेले ना छोड़े। नेक्स्ट आता है हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। हीट स्ट्रोक इज अ मेडिकल इमरजेंसी। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर उसका ट्रीटमेंट डिलेड होता है तो मोर्टेलिटी रिस्क बढ़ सकती है। मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर बढ़ सकता है। रैपिड कूलिंग एंड ऑर्गन सपोर्ट आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल।
तुरंत के तो रैपिड कूलिंग, हमें अगर हीट स्ट्रोक का कोई पेशेंट देखने के लिए मिलता है या हीट स्ट्रोक का कोई पर्सन देखने के लिए मिलता है तो हम उसे रैपिड कूलिंग और उसको ऑर्गन सपोर्ट तुरंत प्रोवाइड करें। प्रिवेंशन क्रूशियल फॉर vulnerable populations, जनरली जो रिस्क वाले पर्सन थे लाइक एथलीट, लेबर्स, इन्फेंट्स और एल्डर पर्सन, इन लोगों पे हमें स्पेशल प्रिवेंशन का ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैन हेल्प प्रिवेंट अननेसेसरी डेथ। जितना हो सके हम लोगों को अवेयर करें, जितना हो सके लोगों को इसके बारे में बताएं कि हीट स्ट्रोक को लाइटली ना लें। अगर हम लाइटली लेंगे तो इट लीड्स टू डेथ, क्या पता वो डेथ भी हो सकती है किसी इंसान की। सो थैंक यू सो मच, इट्स ऑल अबाउट द सेशन। आई होप आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो और हमारे साथ बने रहिए और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए और नॉलेजेबल कंटेंट्स को देखने के लिए तो हमारा चैनल rgcsk.edu लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।